नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली कोचिंग सेंटर त्रासदी, राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा खराब शहरी नियोजन की कीमत चुका रहे हैं लोग। खबर में आगे जिक्र होगा कि शिकार पर निकले शरद पवार, एनसीपी बीजेपी में बड़ी सेंध मारी, एक और विधायक ने बदला पाला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी के अपमान पर बोले संजय राउत, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। खबर में आगे जिक्र होगा कि नीतीश कुमार पर सीपीआईएमएल का दबाव और विधायक ने कसा तंज कि केंद्र के इनकार से हुई शर्मिंदगी। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि केंद्र में नई सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में 14 आतंकी हमले हुए, प्रियंका गांधी बोली जवानों की शहादत चिंता की बात। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है और आप भी इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली कोचिंग सेंटर त्रासदी, राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा खराब शहरी नियोजन की कीमत चुका रहे हैं लोग। जी हां दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्था में हादसे को लेकर लोकसभा में विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कोचिंग संस्था के बेसमेंट में जलभराव में मृत 3 विद्यार्थियों की मौत पर शोक जताया। राहुल गांधी ने कहा कि लोग असुरक्षित निर्माण, खराब शहरी नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग और संस्थाओं की गैर जिम्मेदारी की कीमत चुका रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली में एक इमारत के बेसमेंट में जलभराव के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का झटका लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। उसने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई, साथ ही कहा कि बुनियादी ढांचे का ये पतन सिस्टम की विफलता है। लोग असुरक्षित निर्माण, खराब टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जिम्मेदारी की कीमत अपनी जान गंवा कर चुका रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सुरक्षित और आरामदायक जीवन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको सुनिश्चित जीवन देने का माहौल दे। दोस्तों, कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार और एनसीडी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर कैसे चल रहा था? क्या उनके पास लाइसेंस था? क्या उनके पास सब कुछ था? एमसीडी के कागजात, इनमें इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर सवाल उठाना और आरोप प्रत्यारोप करना बहुत आसान है, मगर इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी की सरकार असंवेदनशील है और ये गलत है। शनिवार की शाम को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से एक छात्र और 2 छात्राओं की मौत हो गई और इनकी पहचान श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिकार पर निकले शरद पवार, एनसीपी बीजेपी में बड़ी सेंध मारी, एक और विधायक ने बदला पाला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि दिग्गज नेता शरद पवार शिकार करने निकल पड़े हैं। वो जहां जा रहे हैं वहां विरोधी दल के नेता विधायक पाला बदलकर एनसीपी शरद गुट के साथ हो जा रहे हैं। सबसे खराब स्थिति उनके भतीजे अजित पवार की है। अजित गुट से थोक भाव में नेता विधायक शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हैं और एक तरह से पार्टी के भीतर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में राजनीति के जानकारों का कहना है कि चुनाव तक राज्य में किसी बड़े राजनीतिक खेल से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार शनिवार को छत्रपति संभाजीनगर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एनसीपी अजित पवार गुट को बड़ा झटका दिया। शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी विधायक बाबा जानी दुर्रानी शरद पवार गुट में शामिल हो गए और इसे अजित पवार गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच रविवार को शरद पवार पुणे में थे। अजित पवार गुट के एक और विधायक पुणे में शरद पवार के कार्यक्रम में शामिल हुए। पुणे अजित पवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बीते दिनों दसियों स्थानीय नेता शरद गुट का दामन थाम चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी के अपमान पर बोले संजय राउत, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि नई दिल्ली में एक दिन पहले हुई नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि राज्यों में कई मुद्दे हैं जिनसे निपटने की जरूरत है और किसी मुख्यमंत्री का माइक्रोफोन बंद करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। ममता शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें भाषण के दौरान बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ममता को बोलने
के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया था। बैठक में हिस्सा लेने वाली एकमात्र विपक्षी नेता ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके भाषण के 5 मिनट बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि आंध्र प्रदेश, गोवा, असम और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को ज्यादा समय तक बोलने की अनुमति दी गई। राउत ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा दिए जाने वाला धन भारत के लोगों का है और इसे विभिन्न करों के रूप में इकट्ठा किया जाता है। महाराष्ट्र को क्या मिला? हमारे मुख्यमंत्री खाली हाथ लौट आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र के इनकार से हुई शर्मिंदगी, नीतीश कुमार पर CPIML विधायक का तंज। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों हुई नीति आयोग की बैठक के बाद देश की राजनीति सरगर्मी तेज है। इंडिया ब्लॉक के घटक दल CPIML ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र के जरिए बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से इनकार करने पर शर्मिंदगी के कारण नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। पार्टी ने विशेष पैकेज पर लोगों को गुमराह करने के लिए NDA के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना भी की और अगले महीने विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। शनिवार को दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में JDU नेता पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर चुप थे। दरअसल CM नीतीश ने पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को ही पटना में पार्टी की बैठक बुलाई थी और इस कारण वो नहीं जा सके। लेकिन बिहार विधानसभा में CPIML के नेता महबूब आलम ने कहा कि CM केंद्र के जरिए बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से इनकार करने पर शर्मिंदगी के कारण बैठक में शामिल नहीं हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र में नई सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में 14 आतंकी हमले हुए। प्रियंका गांधी बोली कि जवानों की शहादत चिंता की बात। या दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान की शहादत और 4 जवानों के घायल होने पर दुख जताया और दावा किया कि केंद्र में नई सरकार बनने के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में 14 आतंकी हमले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन आतंकी हमलों में 15 जवानों की शहादत हुई, जो देश के लिए चिंता की बात है। सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कमकारी सेक्टर में शनिवार को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान छिड़ी मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक कैप्टन सहित 4 अन्य सैन्य कर्मी घायल हो गए। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जवान के शहीद और 4 जवानों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायल जवानों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र में नई सरकार आने के बाद पिछले 49 दिनों में 14 आतंकी हमले हुए, जिनमें 15 जवानों को शहादत हुई, जो देश के लिए बहुत चिंता की बात है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने बोला हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएं केदारनाथ में सोने की परत मामले की जांच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केदारनाथ में सोना चांदी गायब होने के मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है और कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री से भी केदारनाथ की अवमानना पर माफी मांगने की मांग की है। शनिवार को कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोने के परत मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में भाग लेने के बाद वापस लौटे धीरेन्द्र प्रताप ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे करण माहरा और कांग्रेस के साथी पवित्र केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी भी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के समापन पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा इससे कांग्रेस से भाजपा में गए कुछ लोग और भाजपा के नेता कांग्रेस के खिलाफ बयान देने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस को कोसकर भाजपा का भला नहीं होने वाला है। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सोने की चोरी के मामले को उठाया, तब से भाजपा नेताओं की बेचैनी और बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बदमाशों ने नंगा नाच किया, जीतन साहनी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लालू यादव का निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी के श्राद्ध कर्म के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दरभंगा पहुंचे। लालू यादव युवा क्रांति रथ पर सवार होकर मुकेश साहनी के बिरौल स्थित आवास पर पहुंचे और उनके पिता जीतन साहनी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जीतन साहनी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। मुकेश साहनी के पिताजी की हत्या करके बदमाशों ने नंगा नाच किया है और ये जगजाहिर हो गया है। दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये जघन्य अपराध है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा से बड़ी खबर, पंचकुला में 35,000 फर्जी वोटर, विधानसभा अध्यक्ष ने किया खुलासा, चुनाव आयोग को लिख दिया खत। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में एक ऐसी गंभीर समस्या का खुलासा हुआ है जो पूरे देश में चुनावों को प्रभावित कर रही है। देश का चुनाव आयोग को समस्या खुली आंखों से दिखाई पड़ने के बावजूद वो चुप बैठा है। यह खुलासा किसी और ने नहीं, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया है। कार्यकर्ताओं के सर्वे के आधार पर उन्होंने दावा किया है कि पंचकुला विधानसभा में 35,000 वोटर फर्जी हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि एक विधानसभा में यह हाल हो सकता है तो पूरे हरियाणा में क्या स्थितियां होंगी। एक तरह से चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा एमएलए हॉस्टल में मीडिया से रूबरू होते हुए देश के चुनाव आयोग की कमजोर नस पर हाथ रख दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि हो सकता है ये स्थितियां पूरे देश में हो। ज्ञानचंद गुप्ता ने मतदाता सूचियों में व्याप्त भारी त्रुटियों पर गहरी चिंता जताते हुए इनके निराकरण के लिए देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भी लिखा है। गुप्ता ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ आदर्श लोकतंत्र के तौर पर भी स्थापित हुआ है। मतदाता सूची की त्रुटियां लोकतंत्र की गरिमा के लिए घातक है और इन कमियों को दूर करने के लिए उनकी ओर से दिए गए सुझावों को भी साझा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली कोचिंग हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जताया दुख, कहा राजधानी उदासीनता का दंश झेल रही है। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक नामी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जल जमाव में 3 छात्रों की मौत पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बना दिया था, लेकिन आज भारत की राजधानी उदासीनता का दंश झेल रही है और इस तरह का हादसा होना हम सभी के लिए अत्यंत चिंता की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजधानी दिल्ली में सरकार और प्रशासन की आपराधिक लापरवाही के चलते आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 युवाओं की जिंदगी जाना बेहद दुखद है। उनके परिजनों को हमारी गहरी संवेदनाएं। और इससे पहले पटेल नगर में जलभराव के कारण करंट लग जाने से एक अन्य यूपीएससी अभ्यर्थी की जान चली गई। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 8 लोगों की जान करंट लगने से गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने किया वादा पूरा, मोची रामचेत को भेजी सिलाई मशीन और बदले में जूते सिलने वाले ने भी दिल्ली भेजे कुछ तोहफे। या दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की टीम ने शनिवार को दुकान पर पहुंचकर जूते सिलने की मशीन सहित नकद राशि भी दी और वहीं रामचेत ने इसके बदले राहुल गांधी को 2 जोड़ी जूते भेजे हैं। शुक्रवार को न्यायालय में पेश होने आए रायबरेली के सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुप्तारगंज कस्बे के विधायक नगर चौराहे पर स्थित रामचेत की दुकान पर रुके थे। उन्होंने कारोबार के बारे में जानकारी लेने के साथ ही चप्पल की सिलाई भी की थी। जाते समय मदद का वादा भी किया था और इसी क्रम में शनिवार को पहुंची उनकी टीम ने सिलाई मशीन व नकद सहायता प्रदान की और इससे रामचेत की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपीएससी कोचिंग में हुई मौतों पर भड़का राहुल गांधी का गुस्सा, बोले ये सरकार की सामूहिक विफलता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा अपने उबाल पर है। कांग्रेस सांसद और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये सिस्टम की सामूहिक विफलता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं यहाँ कब आएंगे प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने सीएम एन बीरेन पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंचे मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि क्या सीएम बीरेन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसाग्रस्त मणिपुर की स्थिति बताई, साथ ही क्या मणिपुर आने के लिए कहा। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 बैठकों में भाग लिया। पहले नीति आयोग और दूसरी भाजपा शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक में वो शामिल हुए। रमेश ने कहा कि मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या एन बीरेन सिंह ने पीएम से अलग से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 3 मई 2023 की रात से जल रहे मणिपुर की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को बताया क्या। वहीं मणिपुर के सीएम एन बीरेन ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और इसकी विचारधारा को बनाए रखते हुए राष्ट्र की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लखनऊ में कांग्रेस की बड़ी बैठक, शिकायत पेटी की गई लॉन्च, अजय राय ने सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों,
राजधानी में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर चल रही बड़ी बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने शिकायत पेटी लॉन्च की है। ये पेटी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्यालयों पर लगाई जाएगी। संवाददाताओं के मुताबिक पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी व सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर, लखनऊ समेत कांग्रेस के 6 सांसदों के जिले में शिकायत पेटी लगाई जाएगी। जनता के न्याय के लिए कांग्रेस जन आंदोलन के तहत ये शिकायत पेटी लगाने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ तहत पायलट प्रोजेक्ट की पार्टी ने शुरुआत की। कांग्रेस की कमेटी में वकील, रिटायर्ड सीनियर अफसर और पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। इस दौरान अजय राय ने वाराणसी में एडीएम सिटी के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि इस तरह के अधिकारियों को जू में रख देना चाहिए। सरकार इस तरह के अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। हम इस अफसर की बर्खास्तगी की मांग करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर बुलडोजर लाए तो नहर में घुसेड़ देंगे, अधिकारी को धमकाते बीजेपी विधायक का वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ दोस्तों, कानपुर के बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक नायक फिल्म के अनिल कपूर की भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं और अपने तल्ख तेवर के साथ सिंचाई विभाग के अभियंता को फोन पर डांट लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो उसको और उसके बुलडोजर को नहर में फेंक देंगे। वो उस क्षेत्र के विधायक हैं और उनसे लोग उम्मीद लगाते हैं और यूं होने वहां के लोगों के दर्द को महसूस कर भावुक हुए और स्वाभाविक गुस्सा आने के चलते अधिकारियों से इस तरह की बात की है। कानपुर के सीटीआई क्षेत्र से गुजरने वाली एक नहर के दोनों ओर लगभग 500 झोपड़ियां बनी हुई हैं और उसमें से कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान बने हैं। हालांकि ये सभी कितने वैध हैं या अवैध हैं, इसकी बात साफ नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां छात्र वहां हर अवैध गतिविधि पर लगे रोक। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर आग बबूला हुई प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों के डूबने की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस घटना पर दुख जताते हुए इसे लापरवाही और कुप्रबंधन की पराकाष्ठा बताया है। प्रियंका गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली की एक कोचिंग संस्था के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत की घटना दिल दहलाने वाली घटना है। दिवंगत आत्माओं एवं शोकाकुल परिजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने लिखा कि हाल ही में पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी और ये लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा है कि जो बच्चे दूर दूर से यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी भी उनसे छिन रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने खेला ब्राह्मण कार्ड, माता प्रसाद पांडे को घोषित किया यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। अखिलेश ने पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगा दिया है और यूपी विधानसभा उपचुनाव में समीकरण साधने की कोशिश की है। वो 7 बार के विधायक हैं और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। वो वर्तमान में सिद्धार्थनगर की इटावा विधानसभा सीट से विधायक हैं। माता प्रसाद अखिलेश यादव के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने महबूब अली को विधानसभा का अधिष्ठाता मंडल, कमल अख्तर को मुख्य सचेतक घोषित किया है और वहीं राकेश कुमार को उप सचेतक बनाया गया है। बता दें कि अखिलेश यादव के विधानसभा से त्यागपत्र देने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद अभी रिक्त चल रहा था। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में तूफानी सरोज, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर के अलावा अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम दौड़ में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन सपा मुखिया ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष घोषित कर सबको चौंका दिया है। दोस्तों ना ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी सुनवाई के बाद जब लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे, तभी रास्ते में एक मोची की दुकान पर अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने अचानक दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचकर रेहड़ी पटरी वाले दिहाड़ी मजदूरों से मुलाकात की थी। उन्होंने मजदूरों से उनके जीवन की कठिनाइयों और रोजगार से जुड़ी समस्याओं के बारे में जाना था। उन्हें समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया था। दोस्तों रायबरेली से सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त को तय की है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वो संसद की कार्रवाई छोड़कर न्यायालय में पेश हुए हैं और उन्होंने कोर्ट में अपना बयान
दर्ज करा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनसे मैं इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कराया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कावड़ रूट पर नाम लिखने वाली रोक जारी रहेगी, यूपी सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जी हां दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर से हरिद्वार तक कावड़ यात्रा के रूट पर रेस्टोरेंट ढाबों को मालिक का नाम लिखने के आदेश पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अंतरिम रोक बने रहने का आदेश दिया और यह आदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले कावड़ रूट पर आते हैं और यहां आदेश जारी किया गया था कि रूट पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य खाने पीने की दुकानों के मालिक अपना नाम एक बोर्ड पर जरूर लिखें। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अब उस रोक को जारी रखा है। यह आदेश 5 अगस्त जारी रहेगा और उसी दिन अगली सुनवाई होनी है। वहीं शुक्रवार की सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने नाम लिखे जाने के आदेश को सही ठहराते हुए एफिडेविट दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि शांति बनी रहे। यूपी सरकार ने कहा कि हम लोगों की आस्था का सम्मान करना चाहते हैं, इसीलिए यह आदेश दिया गया। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ऐसा हुआ था। योगी सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसके अलावा अदालत ने कावड़ यात्रा के रूट पर नाम लिखे जाने वाले आदेश के समर्थन में दाखिल अर्जी को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया और इस अर्जी में कहा गया था कि यह आदेश सही है और धार्मिक मान्यता के अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखने वाला है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।